नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है 20 तारीख को आपको 20 अप्रैल जो थी अभी अपनी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले आपका सीयूटी यूजी का डेट शीट पब्लिश कर दिया गया है एनटीए की तरफ से। ठीक है, तो हमारा जो सीयूटी यूजी में जो अगर 5 ईयर एलएलबी आपको करनी है, पीए एलएलबी या बीबी एलएलबी आपको करना है, सबसे अच्छा तो डीयू है, बीएचयू है, बीबीयू है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से अच्छे रेपुटेटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आपको 5 ईयर एलएलबी करनी है तो ऑब्वियस सी बात है आपने फॉर्म भरा होगा। तो इसके अंदर एक पेपर होता है आपका लीगल स्टडीज का। तो लीगल स्टडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 8 है आपकी लीगल मैक्सिम। ठीक है, लीगल मैक्सिम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। गौर करने वाली बात यह है यहाँ पे कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस जो लीगल मैक्सिम के जो सिलेबस में दिए गए हैं, जो लीगल मैक्सिम दी गई हैं, लगभग 32 लीगल मैक्सिम है और ये सारी देखो इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप देखिए 5 ईयर एलएलबी के एंट्रेंस के अकॉर्डिंग देखें उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, 3 ईयर एलएलबी के देखें उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीयूटी पीजी का अगर थ्रू आप एग्जाम देना चाह रहे हो। ठीक है, कोई भी आप एलएलएम का एग्जाम देने चाह रहे हो एंट्रेंस, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, सीयूटी पीजी के थ्रू आप जा रहे हो या फिर क्लैट के थ्रू आप जा रहे हो, इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में भी आप देखोगे इनमें से काफी मैक्सिम रिपीट हो रही है। तो ये सारी मैक्सिम आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी रिपीटेड एग्जाम्स में इनको देखा गया है। तो आप देख लेना, अगर आपको लगे कि कोई नई है तो आप अपनी नॉलेज में ऐड ऑन कर लो, और अगर आपको लग रहा है कि रिपीट हो रही है तो वो आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो ये वीडियो कोई भी देख सकता है, एक पर्टिकुलर ये नहीं है कि सीयूटी यूजी वालों के ही लिए बनाया है। और एआईबी वाले बच्चों के लिए तो काफी रिक्वेस्ट वो कर रहे थे कि सर हमारा सबका है ना, एक लीगल मैक्सिम का अलग से एक वीडियो बना दो। तो भाई उनकी आज ये विश पूरी हो गई है। तो एआईबी वाले भी डेफिनेट सी बात है, आप आराम से इसको देखिए। बाकी आपका सीयूटी यूजी का जो लीगल स्टडी का एग्जाम है 5 ईयर का, वो 22 मई को आपका एग्जाम है। शिफ्ट है आपकी, लास्ट शिफ्ट है 4:15 से लेके 6:15 6 बजे तक आपका एग्जाम है। ठीक है, 1.5 घंटे का एग्जाम है, तो 5:45 तक आपका एग्जाम है। तो बिना किसी देरी के अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो ये आपकी लीगल मैक्सिम है जो सिलेबस में दी हुई है, यूनिट नंबर 8 लीगल मैक्सिम। ये आपकी लगभग सारी मैक्सिम है, इसको अच्छे से डिटेल करेंगे, एक बार रीडिंग लेंगे, कौन से चैप्टर से आई है, कौन से यूनिट से आई है, कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है इनको, क्या उसका मेन मकसद है, फटाफट देख लेते हैं, कोई ज्यादा हार्ड बात है नहीं। ठीक है, तो पहली मैक्सिम है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिटरिए। ठीक है, ये तो भाई बच्चे बच्चे को पता है ना, बच्चे बच्चे को पता है, जिसने क्रिमिनल लॉ पढ़ा है, आईपीसी पढ़ा है, उसको पता है कि भाई जैसे आईपीसी में आपको पता है कि पनिशमेंट जब भी हम देखते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई जब भी हम देखते हैं ऑफेंस हुआ है तो पहले हम ये देखते हैं कि भाई उसके अंदर 2 एसेंशियल इंग्रीडिएंट्स तो होने ही चाहिए। वैसे तो 3 भी होते हैं, ह्यूमन बीइंग भी होना चाहिए, लेकिन 2 तो देखो होने चाहिए। गिल्टी माइंड होना चाहिए आपका, ठीक है, और एक एक्टस रियस यानी कि आपका एक्ट भी होना चाहिए, गिल्टी एक्ट भी होना चाहिए आपका, तभी वो माना जाएगा कि हाँ भाई आप उसके अंदर फॉल कर रहे हो। तो इसका मतलब यही है, एन एक्ट डज नॉट मेक ए पर्सन गिल्टी अनलेस देयर इज ए गिल्टी माइंड। ठीक है, तो गिल्टी माइंड होना जरूरी है, खाली एक्ट पर्सन को गिल्टी नहीं बनाता है। इट हाईलाइट्स दैट बोथ दी फिजिकल एक्ट जो आपका एक्टस रियस बताता है हमें एंड द कोरस्पॉन्डिंग गिल्टी इंटेंशन जो आपका मेंस रिया बताता है आर नेसेसरी टू एस्टेब्लिश क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। एड वेलोरम। ठीक है, एड वेलोरम के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि भाई क्या उसका मीनिंग होता है। तो एड वेलोरम में देखिए आप, अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू ऑफ समथिंग, सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू ऑफ समथिंग। वेल से आप बोल सकते हो कि वैल्यू, और रैम का मतलब समथिंग, एड का मतलब अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू ऑफ समथिंग। इन प्रैक्टिकल यूज की बात करें तो द टर्म इज यूज्ड इन दी टैक्सेशन, टैक्सेशन में काफी यूज करी जाती है। टू डेजिग्नेट, क्या दर्शाने के लिए, टैक्सेस लेविड अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी रियल और पर्सनल। ठीक है, एट ए सर्टेन रेट बेस्ड अपॉन दी प्रॉपर्टी वैल्यू एड वैलोरम अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू ऑफ समथिंग। ठीक है, काफी लोग आजकल ये व्हाट्सअप स्टेटस पे भी लगाते हैं एड वैलोरम। ठीक है, कूल बनने के लिए कि भाई हमें भी लीगल नॉलेज की थोड़ी खबर है। एमिकस क्यूरी, ये भी काफी लोग आपने देखा होगा न्यूज में काफी बार आता रहता है, और कुछ लोग इसके बारे में मतलब लिखते भी आर्टिकल। फ्रेंड्स ऑफ ए कोर्ट इन्हें बोला जाता है। सिंपल सी बात है, ये थर्ड पार्टी होते हैं, इनका केस से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन ये अपनी एक लीगल ओपिनियन कोर्ट के अंदर आके रखते हैं और ये केस को सोल्व करने में हेल्प करते हैं। इन्हें लीगल कॉन्टेक्स्ट इट रेफर्स टू ए पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन भी हो सकता है, ए पर्सन वर्ड यूज किया, सिंगुलर भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। दैट इज नॉट ए पार्टी टू ए लीगल केस बट ऑफर्स इंफॉर्मेशन और एक्सपर्टीज टू असिस्ट दी कोर्ट, असिस्ट दी कोर्ट। ठीक है, वैसे देखो कोर्ट को असिस्ट आपके वकील साहब भी करते हैं, ठीक है, लेकिन वो असिस्ट कर रहे हैं अपने एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस वे में कर रहे हैं। ये होते हैं एमिकस क्यूरे, न्यूट्रल पार्टी होती है, थर्ड पार्टी होती है जिनका किससे कोई लेना देना नहीं होता।
कोर्ट को फिर असिस्ट करते हैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी है, ताकि डिसीजन लेने में हेल्प मिले हमारे जस्टिस को, जजेस को, ठीक है। ओडी अल्ट्रम पार्ट्रम, ये तो भाई काफी फेमस है। PNJ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक आपका टॉपिक होता है। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा LLB में उसके बाद आप पढ़ोगे। इसका मतलब सिंपल सा क्या है, लिसन टू दी अदर साइड। इसको रूल ऑफ फेयर हियरिंग भी बोलते हैं, रूल ऑफ फेयर हियरिंग, ठीक है। भाई सामने वाले की भाई बात तो सुनो, पहले आपने एक साइड सुन ली, उसको सुन के आपने डिसीजन दे दिया, क्या पता सामने वाले की साइड कुछ और हो, है ना। तो इसीलिए दोनों साइडों को सुनो, दोनों पक्षों को सुनो, उसके बाद आप किसी फैसले पे आओ। लेट दी अदर साइड बी हर्ड एज वेल, इसका यही मीनिंग होता है। इट इज द प्रिंसिपल दैट नो पर्सन शुड बी जज्ड विदाउट ए फेयर हियरिंग इन विच ईच पार्टी इज गिवन दी अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड टू दी एविडेंस अगेंस्ट देम, ठीक है। हर पार्टी को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अपने जो भी अपने पक्ष में बात रखने के लिए, या फिर जो सामने वाला कोई बात बोल रहा है उसको एविडेंस अगर उसके अगेंस्ट में है तो उसको प्रेजेंट करने के लिए भी मौका देना चाहिए, ठीक है। अगली मैक्सिम है एसेंशियो मेंटियम, भाई पता नहीं क्या क्या ये लिख देते हैं, ठीक है। सिंपल सा नहीं लिखते हैं लेकिन लिखते हैं। और ये मीटिंग ऑफ माइंड्स काफी बार यूजीसी नेट में आया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आप देखोगे दो पार्टीज का मीटिंग ऑफ माइंड्स होना बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है, तो वहां पे आप एसेंशियो मेंटियम के बारे में बात करते हो। इट इज ए टर्म दैट इज कॉमनली यूज्ड इन द लीगल एंड बिजनेस कंटेक्स्ट टू डिस्क्राइब एन एग्रीमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर पार्टीज, ठीक है। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। बोनाफाइड का मतलब है, ये तो भाई बच्चे बच्चे को पता है, जिसकी थोड़ी सी भी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता है उसको पता होगा। गुड फेथ में, ठीक है, गुड फेथ की बात करते हैं तो बोनाफाइड, और नेगेटिव सेंस से बात करते हैं तो वहां पे हम मेलेफाइड का लिखते हैं, जहां पे बैड फेथ की बात करते हो आप, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव सेंस में है, इसको गुड फेथ बोलते हैं। एंड इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली सीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बोनाफाइड परचेजर, ठीक है। बोलते हैं लीगल टर्म में आप इसको बोल सकते हो, गुड परचेजर नहीं बोलते, ठीक है। या फिर बोल सकते हो आप जेन्युइन परचेजर नहीं बोलते, भाई लीगल लैंग्वेज है, इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है, अगर आप उसी में लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप बोलो बोनाफाइड परचेजर, ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगली बार कहीं पे भी आप लिखो मीटिंग ऑफ माइंड्स, तो वहां पे मीटिंग ऑफ माइंड्स मत लिखो, एसेंशियो मेंशियम लिखो, ठीक है, ताकि सोचने वाला सोचे यार हाँ यार बंदे ने पढ़ा तो है कुछ, ठीक है। और वैसे मैक्सिम का देखो सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर जो मैं वैसे मजाक कर रहा था वो स्टेटस वाली बात, लेकिन आप देखो सच्ची बता रहा हूं मैं, अगर आप अपना स्टेटस लगा रहे हो 24 घंटे के लिए, तो आपको पता है कि कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई ये क्या है ये क्या है, तो वो चीज आपके धीरे धीरे प्रैक्टिस में आने लगेंगी, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है, एक डे पकड़िए, पर्टिकुलर डे, और उसको लिखिए मैक्सिम ऑफ द डे, ठीक है। स्टेटस लगा दीजिए अपना कि भाई एसेंशियो मेंशियम, ठीक है। तो अपना स्टेटस लगा दीजिए, और उसके बाद जो लोग पूछते हैं उनको बताइए इसका क्या मतलब है। जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं पता वो आपसे पूछेंगे, आप दिन में 2-3 लोगों को बताओगे तो आपका भी रिवीजन होगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस में आने लगेंगी चीजें, ठीक है। कई बार आप ये खाली 30 ही मैक्सिम थोड़ी ना, इनसे ज्यादा भी बहुत मैक्सिम है, तो आप सर्च करिए, पूरा गूगल में से PDF निकालिए कि जितनी भी लीगल मैक्सिम है सारी डाउनलोड करिए, और धीरे धीरे सीखिए उनको। अगर आप इनको अपने आंसर में लिखते हो तो काफी अच्छा इंपैक्ट आता है, ठीक है। बोना वैकेंशिया, ठीक है, तो ये भी काफी अच्छी, मेरे ख्याल से ये भी नई होगी आपके लिए, लेकिन ये आपका बता दूं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में पहले से ये फीड है। इट इज ए सिचुएशन इन विच द प्रॉपर्टी इज लेफ्ट विदाउट एन ओनर। आप बोल सकते हो कि जहां पे किसी प्रॉपर्टी का कोई ओनर नहीं है, तो उसमें आपकी ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो जाती है इनडायरेक्ट वे में, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लो या स्टेट मान लो, अगर उसके हेयर्स नहीं है, ओनर्स नहीं है तो। बोनो वैकेंशिया प्रॉपर्टी विच रिमेन्स अनक्लेम्ड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ ए टाइम रिवर्ट्स टू दी गवर्नमेंट ओनरशिप, यही बात लिखी गई है सेक्शन 29 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, एस चीट के बारे में ये बात। और एआईबी के एग्जाम में 2 से 3 बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। एस चीट का मीनिंग क्या होता है? सेम मीनिंग होता है कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर भी भाई बहुत रिपीटेड मैक्सिम है, आपने सुना होगा, टीपीए में भी सुनते हो, इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी सुनते हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी सुनते हो, 1930 1872 में भी। लेट द बायर बी अवेयर, भाई खरीदने वो बोलते हैं ना जागो ग्राहक जागो, तो ये कुछ इस टाइप का ही है कि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले आपको चेक कर लेना कि आप क्या चीज लेने जा रहे हो, क्या वो दिखने में, ठीक है। लेटेंट एम्बिग्यूटी आप बोल सकते हो, या पेटेंट एम्बिग्यूटी, 2 टाइप की चीज होती है, ये तो ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं। तो जो एक बेसिक चीज होती है वो आपको भाई प्रोडक्ट को देख के अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैं परचेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। या फिर अगर टीपीए की बात करें, हाँ भाई ये वाली मुझे जमीन लेनी है, तो इसका ओनर कौन है,
रजिस्ट्रार ऑफिस में आप चेक करो, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टीज से पहले ओनर कौन रह चुके हैं इसके, ठीक है, थर्ड ओनर है या सेकंड ओनर है या फर्स्ट ओनर है, इससे मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है नहीं। तो ये कुछ बातें हैं जो टीपीए में आप पढ़ोगे। नाइन्थ मैक्सिम है कॉर्पस डेलिक्टो, ठीक है, तो ये भी एक अच्छी है। आप देखो क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन कैन नॉट बी पुट ऑन ट्रायल, ठीक है, फॉर ए क्राइम अनलेस इट हैज बीन प्रूवन दैट द क्राइम हैपन। सिंपल सी बात है, पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन लॉयर को कि क्राइम हुआ है, उसके बाद ये प्रूव करना होता है कि किसने किया है, ठीक है। अगर आपने क्राइम ही नहीं प्रूव किया है तो आप ये कैसे प्रूव करोगे किसने किया है। तो यही कॉर्पस डेलिक्टो का मीनिंग है। इन सिंपल टर्म्स हम कहना चाहें आसान भाषा में, the prosecution has to demonstrate that something bad happened as a result of a law having been violated and the accused was the one who violated it। फिर ये accused को लेकर आता है कि आओ भाई आपको थोड़ी खातिरदारी करवाते हैं, है ना। डैमनम साइन इंजूरिया, ये तो भाई बच्चे बच्चे को पता है, टोट्स में पढ़ते हो आप। ये 12th वाले बच्चे जो अभी फिलहाल 12th के एग्जाम दे के आए हैं और जो अब एलएलबी करने की उनकी इच्छा है तो उन्होंने भी पढ़ी होगी। ऑब्वियस सी बात है, काफी बेसिक है। डैमनम साइन इंजूरिया यानी डैमेज विदाउट इंजरी। डैमनम का मीनिंग होता है डैमेज, साइन का मीनिंग होता है विदाउट, इंजूरिया का मीनिंग होता है इंजरी। यानी सिंपल से इसका मतलब है, इट मीन्स देयर में बी केसेस इन विच देयर इज ए डैमेज। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आपको डैमेज, ऑब्वियस सी बात है कि प्लेंटिफ को डैमेज हुआ है, अब वो कोर्ट के पास गया, भागा भागा जी मुझे अब डिफेंडेंट से वो दिलवाओ, कंपनसेशन दिलवाओ, लेकिन स्टिल डिफेंडेंट लायबल नहीं होता इसके अंदर उन डैमेजेस के लिए। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे आपका इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट प्लेंटिफ नहीं हुआ, ठीक है। तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट होना बहुत जरूरी है। इसका अगर आप लैंडमार्क केस बताऊं तो ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल केस काफी लैंडमार्क इसका केस है, आप पढ़ना, आपको पता होगा। इंजूरिया साइन डैमनम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, ये भी टोट्स की है। सिंपल सा मीनिंग है, इंजूरिया साइन विदाउट डैमनम इन डैमेज, इट मींस दैट देयर में बी केसेस ऑल्दो, यहाँ पे देखो डैमेज नहीं हुआ है, ऑल्दो डैमेज नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी स्टिल डिफेंडेंट इज लायबल टू दोज डैमेजेस। क्यों? बिकॉज देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट हुआ है लीगल राइट का, इसलिए प्लेंटिव भैया जो है आपका डिफेंडेंट से अच्छा भुगताना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एशबे वर्सेस वाइट, ठीक है, वो इलेक्शन वाला केस था, ठीक है, वो इलेक्टोरेट था, वो वोट डालने नहीं जा पाता, ये आपको पता होगा, केस काफी लैंडमार्क केस है, तो वो इसका लीडिंग केस है। डी डाई इन डिम, ठीक है, तो ये तो भाई आज ये वाली लगा देना आप स्टेटस में, लोग पता नहीं आपसे कैसे कैसे पूछेंगे कि भाई क्या मरने वरने की बात कर रहा है क्या, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। डी डाई इन डिम का मतलब ये नहीं है, वैसे अच्छी मैक्सिम है, ट्रिपल डी के नाम से भी इसको कई बार जाना जाता है, ठीक है। एनेक्शन वो नहीं है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, क्या होता है, डी डी एल जे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हाँ, डी डी एल जे जैसे वर्ड होता है इसका, लेकिन आपका ट्रिपल डी नाम से इसको कई बार जाना जाता है, ठीक है। तो आप लगाओ, ये अच्छी मैक्सिम है, आप स्टेटस में लगाओ, स्टेटस ऑफ द डे, डी डाई इन डैम, ठीक है। रात को मत लगाना, लेकिन सुबह उठ के लगाना, रात को लगाओगे तो सोचेंगे पता नहीं क्या नेगेटिव सोच रहा बंदा। एन एक्शन ओकरिंग फ्रॉम द डे टू डे, ठीक है, एन एक्शन ओकरिंग फ्रॉम द डे टू डे, और क्या बोल रहा है, कंटिन्यूइंग राइट ऑफ एक्शन, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई चीज रिपीट हो रही है, राइट ऑफ एक्शन रिपीट हो रहा है, कॉज ऑफ एक्शन रिपीट हो रहा है, उसके बारे में कह रहा है। द मैक्सिम often refers to a type of a pay schedule, a continuing cause of action, ये कीवर्ड है यहाँ पे, is an action which arises from the repetition of acts, या तो एक्ट का रिपीटेशन है और ओमिशन का रिपीटर, ये दोनों चीजें आपने आईपीसी में पढ़ी होंगी, डिस्कस करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ऑफ दी सेम काइंड, ये लास्ट वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां पे कोज ऑफ एक्शन है, कंटिन्यूइंग कोज ऑफ एक्शन है, वो रिपीट हो रहा है, या तो वो एक्शन एक्स के रूप में हो सकता है या ओमिशन के रूप में हो सकता है, सेम काइंड में, तो उसे हम बोलेंगे डी डाई इन डेम, ठीक है। उसके बाद मैक्सिम में आपकी डी मिनिमस लैक्स नॉन कोरेट, भाई ये मैक्सिम भी काफी एग्जाम्स में रिपीट हुई है, इवन एआईबी में भी एक दो बार आई हुई है, ठीक है। जो बच्चे एआईबी वाले हैं वो इस बात से एग्री करेंगे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो। दिस प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट द लॉ इज नॉट कंसर्न्ड विद द इनसिग्निफिकेंट एंड ट्रिवियल मैटर्स। ट्रिवियल का मतलब होता है बहुत छोटे मैटर्स, ठीक है, जो भी आप कह सकते हो कि छोटे छोटी बातें हैं, उन पे अगर अगर कानून बैठने लग गया, कोर्ट बैठने लग गया, तो भैया इतना बर्डन आ जाएगा लिटिगेशन में। ये सेम बात आपकी कही गई है सेक्शन 95 आईपीसी का। सेक्शन 95 आईपीसी का बोलता है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, उसमें सेम बात लिखी गई है। इसीलिए एग्जाम में पूछा गया था कि विच सेक्शन ऑफ आईपीसी इज टॉक्स अबाउट द डी मिनिमस लेक्स नॉट कुरेटिव। वाइस वर्सा पूछ सकता है, इस मैक्सिम का मीनिंग पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है ये आईपीसी में कौन सा सेक्शन इस मैक्सिम को दर्शाता है या पोर्टे करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। डोली इन कैपेबस, ये भी आपकी रिपीटेड मैक्सिम में काफी एग्जाम से पूछी गई है, और ये वैसे काफी बच्चों को पता है क्योंकि फेमस है काफी। The age of a criminal responsibility is the age below which a child is deemed incapable of having
कमिटेड ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको पता है सेक्शन 82 में लिखा हुआ है कि 7 साल से छोटे बच्चे का हर एक अपराध माफ होता है, और 83 में लिखा हुआ है कि 7 साल से 12 साल के बच्चे का भी हर एक अपराध माफ होता है, अगर उसमें इतनी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है कि वो चीज़ों को समझ पा रहा है नहीं। ठीक है, तो अगर उसमें अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो 7 से 12 साल बच्चे का ट्रायल चलाया जा सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर नहीं आई है तो फिर उसको भी माफ कर दिया जाता है। यही डोली इनकेपेबस का मीनिंग है। ठीक है, एजुसडम जेनेरिस काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी यूज करी जाती है, इवन आप जूरिस्प्रूडेंस में भी आपने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, काफ़ी मतलब केसेस में जजेस वगैरह यूज करते हैं इसको। ऑफ द सेम काइंड इसका मीनिंग होता है। कहने का मतलब क्या है, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन ए लिस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक आइटम्स इज फॉलोड बाय ए जनरल वर्ड्स, बहुत बड़े ध्यान से समझना, बाकी बढ़िया थोड़ा डेप्थ में है। कह रहा है कि जहाँ पे लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक आइटम है, कुछ फॉलोड बाय जनरल वर्ड्स हैं, तो जो जनरल वर्ड्स उनको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, द जनरल वर्ड्स आर इंटरप्रेट टू इंक्लूड ओनली आइटम्स ऑफ द सेम टाइम एज दो जो स्पेसिफिकली लिस्टेड। ठीक है, तो जो आगे के वर्ड्स हैं जनरल वर्ड्स हैं उनको वैसे इंटरप्रेट किया जाएगा जो कि लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स में आइटम्स हैं, लिस्टेड हैं। सिंपल सी बात है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो भी काफी मतलब आपने सुना होगा। आर्टिकल 20 क्लोज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आपको एक्स फैक्टो लॉज के बारे में बताता है। 20 क्लोज 2 डबल जीओ पार्टी के रिगार्डिंग बताता है। 20 क्लोज 3 सेल्फ इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है। ये मैक्सिम भी काफी पूछी गई है, और इवन आर्टिकल के थ्रू भी पूछ लिया जाता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज इन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 20 क्लोज 1 में ये बात कही गई है। इसका क्या मतलब है, फ्रॉम ए थिंग डन आफ्टरवर्ड। सिंपल सी बात है, पोस्ट फैक्टो। ठीक है, इट स्टेट दैट ए पर्सन कैन नाइदर बी पनिश्ड फॉर एनी ऑफेंस विच वाज एट द टाइम ऑफ कमीशन नॉट चार्ज, जब उसने ऑफेंस किया उस टाइम पे वो कोई मतलब क्राइम था ही नहीं इस टाइप का, एज एन ऑफेंस, नॉट बी सब्जेक्टेड टू ए पेनल्टी ग्रेटर, ना ही उसको इस पेनल्टी से ज्यादा उसको पनिश किया जा सकता है जो कि सजा प्रावधान है वहां पे। ठीक है, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्जिस्टेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्टी मतलब फैक्ट, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। काफी लैंडमार्क मैक्सिम है ये, और इसका लैंडमार्क केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज 1965, जो आपको पता होगा गोल्ड स्मगलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, गोल्ड लेकर आ गया था बंदा काफी अमाउंट में, लगभग 24 किलो था, मुझे जहां तक अमाउंट ध्यान आ रही है, बॉम्बे जो है आपका एयरपोर्ट में वहां पे, उसके रिगार्डिंग लो था। ठीक है, काफी पुराना केस है, 1965 के आसपास का केस है। लोकस स्टैंडाई, भाई लोकस स्टैंडाई ये बच्चे बच्चे को पता है। पीआईएल में बार बार मैं बोलता रहूं क्लासेस में कि पीआईएल में नो लोकस स्टैंडाई होता है। लोकस स्टैंडाई का सिंपल सा मतलब है कि जो पार्टीज इंटरेस्टेड है। लोकस का मीनिंग क्या है, प्लेस। स्टैंडाई की मीनिंग क्या है, राइट टू ब्रिंग एन एक्शन। सो कलेक्टिवली इट रेफर्स टू ए राइट टू अपीयर इन ए कोर्ट or to file an action. According to this principle, before approaching the court, one must demonstrate his legal capacity. सिंपल सी बात है, जो इसका लीगल राइट वोलेट हुआ है वही आओ भाई कोर्ट में, या तो खुद आओ या अपने वकील के जरिए आओ या अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए आओ। ठीक है, लेकिन पीआईएल में ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए वहां पे बोला जाता है नो लोकस स्टैंडाई। ठीक है, वहां पे लिबरल काम किया जाता है। नेमो डेबिट इससे जुडेक्स इनप्रोप्रिया सुआ कोजा। ठीक है, तो ये भी भाई काफी इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, आपको पता हो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ाया जाता है। आपको इसको पढ़ाया जाता है रूल अगेंस्ट बायसनेस के खिलाफ। इसका एक लैंडमार्क केस है एक की क्रिया, एक की क्रिया। ठीक है, तो ये आपका एक केस है, इसके अंदर आप देखना, नो वन ओट टू बी ए जज इन हिज हर ओन कोज। सिंपल सी बात है भाई, अपने ही मुद्दे में, अपने ही केस में आप ही जज बन के बैठ गए तो आप क्या निष्पक्ष निर्णय लोगे। सिंपल सी बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक रूल है अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर ऐसा होता है तो। अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम द अथॉरिटी गिविंग डिसीजन मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ द इम्पार्शियल पर्सन। भाई इम्पार्शियल पर्सन होने चाहिए, न्यूट्रल पर्सन होने चाहिए, एंड शुड एक्ट फेयरली विदाउट प्रेजुडिस एंड बायस। ठीक है, नेमो डेट नॉन क्वेड हैबिट। ठीक है, तो ये भी काफी मतलब काफी बार सुनी होगी आपने भी। नो वन कैन गिव वट दे डू नॉट हैव। टीपीए में इसका एग्जैक्ट सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 27 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1872 में साफ साफ बताया गया है, दिस रूल स्टेट दैट भाई जो चीज आपकी है ही नहीं, आप कैसे उसका जो ओनरशिप टाइटल है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है, दिस रूल स्टेट्स दैट द परचेज ऑफ ए पोजेशन फ्रॉम समवन हु हैज नो ओनरशिप राइट टू इट ऑल्सो डिनाइज द परचेजर एनी ओनरशिप टाइटल। सेक्शन 27 आप टीपीए का पढ़ना, एग्जैक्ट यही बात भी बोलता है। ठीक है, उसकी इलस्ट्रेशन पढ़ना, दो काफी बढ़िया दे रखी है।
नोसिटर ए सोइस, ठीक है, तो ये थोड़ी अच्छी मैक्सिम है, शायद कम लोगों ने सुनी होगी, लेकिन देख लो आप। नोसिटर का मीनिंग होता है नोइंग, ए का मीनिंग है यहाँ पे विथ, सोसी का मीनिंग है यहाँ पे एसोसिएशन। अगर इनको सबको आप जोड़ोगे तो निकल के आता है नोइंग विद एसोसिएशन, ठीक है। लेटिन प्रिंसिपल है जिसका क्या मीनिंग है, ऑफन यूज इन द स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के टाइम काफी यूज होती है। लीगल एनालिसिस टू डिटरमाइन किस लिए यूज होती है, टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। जैसे आपको पता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में जुडिशरी का काम क्या है, इंटरप्रिट करना स्टैट्यूट को। तो जब वो इंटरप्रिट करते हैं तो कुछ रूल होते हैं, आपको पता है, लिटरल रूल होता है, गोल्डन रूल होता है, मिसचीफ रूल होता है, ठीक है। तो ये आपको मतलब पता होने चाहिए, ये इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट में पढ़ाए जाते हैं या फिर जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाए जाते हैं, और कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही पढ़ाए जाते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए ये बात, ठीक है। पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज विद इन ए लॉ रेगुलेशन बाय कंसिडरिंग दी वर्ड्स एंड फ्रेज दैट सराउंड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। तो आसपास के जो एसोसिएटेड वर्ड्स हैं उनको कंटेक्स्ट में लेके ही आपको उसका ट्रू एनालिसिस करना पड़ेगा, उसी बोलते हैं नोसिटर ए सोइस, ठीक है। मेरे को लगता है कि धीरे धीरे मुझे भी फ्रेंच आ जाएगी, क्योंकि ये कुछ फ्रेंच के वर्ड्स मुझे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। ओबिटर डिक्टा भाई काफ़ी कराया हुआ, अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ा है अभी तक, अगर आपका एग्जाम है जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ा है, तो भैया आप देख सकते हो 6 से 7 घंटे की मेरी वीडियो है, पूरा का पूरा जूरिस्प्रूडेंस यूजीसी नेट लेवल तक का मैंने पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ सकते हो बड़े ही प्यार तरीके से। लेकिन देख लेना थोड़ा कुछ ज़्यादा हाई लेवल का यूजीसी नेट तक का, अगर समझ में ना आए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप अपने आराम से जो आपकी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक है, वो आप पढ़ सकते हो। इन लॉ इट रेफर्स टू ए पैसेज इन ए जुडिशियल ओपिनियन, ठीक है, विच इज नॉट ओबिटर डिक्टा। देखो ये प्रेसिडेंट होता है, लेकिन ये बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है, ठीक है। इसको बहुत कम ऐसे हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में जो इसको मानते हैं कि हाँ ये बाइंडिंग नेचर का होना चाहिए, लेकिन ये बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है। इसके अंदर आपने देखा होगा कई बार जजमेंट्स में जज इलस्ट्रेशन यूज करते हैं, एग्जाम्पल यूज करते हैं, हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल फैक्ट्स यूज करते हैं, वो सब ओबिटर डिक्टा होते हैं, ठीक है। रेशियो डेसेडेंडी, ये भाई काफी आपने सुना होगा, जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये आपका प्रेसिडेंट होता है, ये बाइंडिंग इन नेचर होते हैं, जो आर्टिकल 141 के थ्रू बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है बाइंडिंग इन नेचर होते हैं, बाकी के जो कोर्ट्स हैं इंडिया में उन पे। द पॉइंट इन ए केस, जो रेशियो है जिसके मतलब आप कह सकते हो कि जिसके बेस पे केस का जजमेंट आया वो वाली बात बोलता है, तो उसे रेशियो डिसेडेंडी बोलते हैं। द पॉइंट इन ए केस दैट डिटरमाइन द जजमेंट, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। द प्रिंसिपल दैट द केस एस्टेब्लिश, एक ये भी आप बोल सकते हो, अगर और थोड़ा मैं ज़्यादा जाके बोलना चाहो, ठीक है, लीगल वे में बोलना चाहो तो ऐसे ही बोल सकते हो। इन अदर वर्ड्स द रेशियो डेसिडेंट इज ए लीगल रूल डेराइव्ड, और ये अपना बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बिल्कुल आसान भाषा में, रेशियो डेसेंडेंडी इज ए रूल लीगल रूल डेराइव्ड फ्रॉम एंड कंसिस्टेंट विद दी दोज पार्ट्स ऑफ द लीगल रीजनिंग विद इन ए जजमेंट ऑन विच द आउटकम ऑफ द केस डिपेंड्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, जिस पे आपका केस का जजमेंट आया वो। पेरीमेट्रिया, ठीक है, परिमत्रिया, कुछ भी आप बोल सकते हो, परी भी बोल सकते हो, पैरी भी बोल सकते हो, पैरी पैरी भी बोल सकते हो, वो गाना चल रहा है ना आजकल, पैरी पैरी ओ लेडी, हाँ। तो चेरी चेरी पेरी पेरी या पेरीमेट्रिया, जिससे भी आपको याद हो आप बोलो, जो भी आपको रेफरेंस चाहिए आपको मुबारक हो, ठीक है। पेरीमेट्रिया का क्या मतलब है, ऑन द सेम सब्जेक्ट या मैटर, ठीक है, सेम सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं। इट इज द डॉक्ट्रिन इन ए स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन, ये भी आईओएस का है, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट का, दैट स्टैट्यूट्स दैट आर इन पेरीमेट्रिया मस्ट बी कंस्टिट्यूट टुगेदर, यानी जो चीजें सेम सब्जेक्ट मैटर में है, सेम सब्जेक्ट पे, सेम मैटर पे, उनको एक साथ ही कंस्ट्रूट किया जाए, एक साथ ही उन्हें एक ही मतलब मापदंड में तोला जाए। सिंपल सी बात देसी भाषा में यही है, ठीक है, पेरीमेट्रिया में, ठीक है, पेरी पेरी। पर इनकोरियम, ठीक है, तो ये भी बढ़िया है, कुछ तो सिखा ही रहा है। पर इनकोरियम ए डिसीजन ऑफ द कोर्ट विच इज मिस्टेकन, तो जहाँ पे अगर कई बार कोर्ट कोई गलत डिसीजन ले लेता है, पुराने आप कह लो कि प्रेसिडेंट के बेस पे, या फिर उसको गलत इंटरप्रेट कर लेता है, तो वहाँ पे बोला जाता है पर इनकोरियम हो गया है वो तो। और एक अगर थोड़ा और देख लो, नॉन कुर्रम जुडिस, नॉन कुर्रम जुडिस का मतलब क्या होता है, ठीक है, नॉन कुर्रम जुडिस, सिंपल सी बात है, जहां पे अगर कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, जहां पे कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, उसके बाद भी अगर वो कोई केस ट्रायल कर लेता है, तो उसे बोलते हैं नॉन कोरम जुडिस। और ऐसी प्रोसीडिंग विशिएट होती हैं, ठीक है, उनको विशिएट माना जाता है, उनका कोई भी मतलब नहीं रहता है, कोई भी उनका अर्थ नहीं रहता है, वो निरर्थक रहती हैं, ठीक है। अगर प्योर हिंदी में जाना चाहो तो निरर्थक रहती है, ठीक है। धीरे धीरे हिंदी भी इंप्रूव हो रही है मेरी। ए डिसीजन ऑफ द कोर्ट विच इज मिस्टेकन,
द वन विच इग्नोर्स ए कंट्राडिक्टरी स्टैट्यूट और बाइंडिंग अथॉरिटी, जिसने इग्नोर किया है भैया, नेग्लिजेंस वाली बात आ गई ये तो, एंड इज देयर फॉर रोंगली डिसाइडेड ऑफ नो फोर्स ए जजमेंट दैट इज फाउंड टू हैव बीन डिसाइडेड पर इनक्वायरियम डज नॉट दैट हैव टू बी फॉलोड एज द प्रेसिडेंट बाय ए लोअर कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बस उसने इंग्लिश स्टार्ट दी और कुछ भी नहीं, मैंने जो समझाया वही आपको लिखना है। ठीक है, क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, भाई सीयूटी पीजी एलएलएम में काफी बार आया है, यूजीसी नेट में काफी बार आया है। ठीक है, और ये बता दूं आपको, जो अच्छी बुक्स पढ़ी हो जिन बच्चों ने, उन्हीं को पता होगा, वाइकरस लाइबिलिटी के अंदर टोर्ट्स में पढ़ाया जाता है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर, ये लॉ ऑफ एजेंसी में पढ़ाया जाता है। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, इसमें देखो काफी रिलेशन निकल के आते हैं, प्रिंसिपल मास्टर, प्रिंसिपल आपका और एजेंट, लॉ ऑफ एजेंसी की बात करें, और मास्टर और सर्वेंट। ठीक है, अगर इसकी बात करें मास्टर और सर्वेंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आपका वायरस लाइबिलिटी आ जाता है। तो सिंपल सी बात है भाई, जो जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, उसकी अथॉरिटी में काम कर रहे हो, तो वो पर्सन जिम्मेवार होगा जिसकी अथॉरिटी में आप काम कर रहे हो। ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर डज दी एक्ट्स हिमसेल्फ, ये माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने वो काम किया, मास्टर ने वो काम किया। ठीक है, इज ए फंडामेंटल लीगल मैक्सिम ऑफ द लॉ ऑफ एजेंसी, इट इज ए मैक्सिम ऑफन स्टेटेड इन डिस्कसिंग द लायबिलिटी ऑफ ए एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को लिया जाएगा भैया। ठीक है, आपको पकड़ा जाएगा, एन एम्प्लॉयर फॉर द एक्ट ऑफ द एम्प्लॉय इन द टर्म्स ऑफ द वाइकरस लायबिलिटी, सिंपल सी बात है। ठीक है, और इसका एक और बता दूं, पार्टनरशिप में भी, पार्टनर्स के रिगार्डिंग भी होता है, सिंपल सी बात है। क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो भाई आईपीआर में काफी यूज करी जाती है, लॉ ऑफ पेटेंट के रिगार्डिंग। समथिंग फॉर समथिंग, मैं तो इसको ऐसे याद करता हूं, समथिंग फॉर समथिंग। जैसे बार्टर सिस्टम पहले होता था पुराने जमाने, मोहनजोदड़ो के जमाने में देखा होगा आपने, कि भाई अगर मान लो किसी को गेहूं लेने होते थे, ठीक है, तो वो अगर कोई बाजार में गेहूं बेच रहा है, और अगर जो दूसरा बंदा है, अगर वो मोची है, तो वो मान लो चप्पल वप्पल गांठ रहा है, तो वो चप्पल के बदले में चप्पल उसको दे देगा और बदले में गेहूं ले लेगा, इसे बार्टर सिस्टम बोलते थे। तो ऐसे ही समथिंग फॉर समथिंग, लॉ ऑफ पेटेंट आपको पता है, कुछ टाइम के लिए 20 साल के लिए आपको, अगर कोई आपने कोई बढ़िया इन्वेंशन किया है जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसकी, तो कुछ टाइम के लिए आपको रॉयल्टी मिलती है, उसके बाद फिर आपको कंपल्सरी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप उसका फ्रूट्स इंजॉय करिए, बाद में फिर वो जनता के उद्धार के लिए यूज किया जाएगा, सारा का सारा गवर्नमेंट सब्सिडी पे। ठीक है, गिविंग समथिंग ऑफ वैल्यू ऑफ ए फॉर अनदर, आप इसको कंसिडरेशन में भी कंसिडर कर सकते हो, जो कंसिडरेशन आप पढ़ते हो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 1872 में, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, इट रेफर्स टू सम वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड फॉर्म्स एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो यूज इन लॉ ऑफ पेटेंट। ठीक है, वही बात है जो जस्ट आपको बताई है। रेस इप्सा लोकेटर, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में काफी पढ़ाई जाती है। ठीक है, रेस इप्सा लोकेटर, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, भैया चीख चीख के खुद बोल रही हैं बातें कि हाँ डिफेंडेंट की गलती है, डिफेंडेंट की गलती है, डिफेंडेंट की ही नेग्लिजेंस हुई है, चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं चीजें। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये डिफेंस कौन यूज करता है? ये डिफेंस हमेशा प्लेंटिफ यूज करता है। क्योंकि क्यों यूज करता है? क्योंकि जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि भाई डिफेंडेंट नेग्लिजेंट था, डिफेंडेंट नेग्लिजेंट था, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? प्लेंटिफ पे रहेगा। ठीक है, जनरल रूल तो ये कहता है। लेकिन जब अगर प्लेंटिफ इस मैक्सिम को पिक्चर में ले आता है, अब पिक्चर में एंट्री हो गई है बढ़िया वाले हीरो की, ठीक है, अब पिक्चर में इसकी एंट्री हो गई है, तो अब देखो सारे सिनारियो बदल जाएंगे। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे चला जाएगा? डिफेंडेंट पे। प्लेंटिफ दूर से बैठ के आराम से पॉपकॉर्न खाएगा और तमाशा देखेगा कोर्ट में। ठीक है, यानी डिफेंडेंट का काम है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे है, वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करेगा। सिंपल सी बात है। जैसे अभी केजरीवाल जी के साथ भी क्या हो रहा है, ईडी में, ईडी क्या कर रही है, ठीक है, जो आप मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जो आप एक्यूज्ड बनते हो, उसके अंदर सिंपल सी बात है मनी लॉन्ड्रिंग में कि आपको भैया ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आप ही गिल्टी हो। ठीक है, आपको अब खुद को इनोसेंट प्रूव करना होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। रेस जुडिकाटा ऐसी, यार क्या लिखा हुआ है ये, अलग अलग फ्रेंच पता नहीं क्या लिखा रहता है। रेस जुडिकाटा एसिपिटूर प्रो वेरिट्रीट, भाई मार दो मेरे को सही में, ईट लेके मार दो, क्या लिखा हुआ है? रेस जुडिकाटा एसिपिटूर प्रो वेरिटेट। ठीक है भाई, ठीक है, बोलना सीख जाना, फ्रेंच सीख जाओगे आप। ठीक है, मेरे को फ्रेंच ज़्यादा एक्सेंट लगता है ये। एक एमिली, एमिली इस फ्रेंच से याद आया, एक एमिली करके एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, फ्रेंच वेब सीरीज है, उसको आप हिंदी में आप करके देख सकते हो, हिंदी डब्ड में,
काफी अच्छी वेब सीरीज है वैसे, ना देख सकते हो आप। ए डिसीजन ऑफ ए जुडिशियल अथॉरिटी मस्ट बी डली एक्सेप्टेड एज ए करेक्ट। भैया जो जुडिशियल अथॉरिटी है उसके डिसीजन को आप मानो कहीं ना कहीं सही रहता है, लेकिन देखो ये हर बार सही रहे आंख बंद करके विश्वास करना भी गलत है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हर बात पे, हर केस पे, हर जजमेंट पे उंगली लेके खड़े हो जाओ, मतलब कोर्ट के आगे कि भैया आपने क्या बोल दिया, ये क्या गलत डिसीजन दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ द जुडिशियल डिसीजन इज नॉट रिस्पेक्टेड एज ए कंक्लूसिव देयर देयर विल बी इनडेफिनेट लिटिगेशन। भैया बाढ़ आ जाएगी, ठीक है, इतने ज्यादा केसेस और बढ़ जाएंगे। एक तो पहले नंबर नहीं आ रहा केसेस का, और जिनको रफा दफा कर दिया उन पे आप फिर से उंगली उठा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करने का है, चुपचाप मान लेने का है कि बिल्कुल सही बात बोली है, ठीक है। बैठो आराम से, पॉपकॉर्न खाओ। सेलस पोपुलू पोपुलू नहीं पोप पोप सेलस पोपुली पोपुली, यार क्या लिखा हुआ है ये, सेलस पोपुले एस्ट सुप्रीमा लेक्स, ठीक है। वैसे ये मजाक की बात हट गए है, ये वाली भाई मैक्सिम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी बार मैंने देखी है, जूरिस्प्रूडेंस में भी आती है, इवन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। कि भाई हर एक कंट्री का मेन मकसद क्या होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल होना चाहिए, ठीक है। आप देखोगे जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है जूरिस्प्रूडेंस में, कहीं ना कहीं वो भी इनका ये प्रिंसिपल रहता है कि सोसाइटी को सर्वप्रिय रखो। आप सोसाइटी को खुश रखोगे तो वो कंट्री हमेशा तरक्की करेगी। सोसाइटी को देख के कानून बनाओ, उनके विल के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल विल के अकॉर्डिंग, कम्युनिटी विल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबको देख के आप बनाओ, ठीक है। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल शैल बी ए सुप्रीम लॉ, ये कहना चाह रहा है सेलस पोपुले एस्ट सुप्रीमो लेक्स। क्या बात है, इस बार तो एक फ्लो में आ गया। स्टीयर डेसिसिस, ठीक है, स्टीयर डेसिसिस काफी सुना होगा आपने, काफी रिपीटेड कंसेप्ट है जूरिस्प्रूडेंस में और काफी एग्जाम्स में आया हुआ है। और इवन अगर आपको बता दूं, अगर डीयू नॉर्थ कैंपस से अगर कोई बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है ये अभी, तो आपको पता हो ये एक रेस्टोरेंट भी है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, स्टीयर डेसिसिस करके, ठीक है। टू स्टैंड बाय द डिसाइडेड केस, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसका ये मीनिंग है टू स्टैंड बाय द डिसाइडेड केस। इट इज ए लीगल प्रिंसिपल दैट डायरेक्ट्स कोर्ट टू एडहर टू द प्रीवियस जजमेंट ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स, ठीक है भैया। आप उसके मतलब हित में रहो, अडर रहो, ठीक है। वाइल रिजोल्विंग ए केस विद एलिजिबली कंपेयर फैक्ट, सेम फैक्ट्स के अगर कोई आप आगे के कोई केस डील कर रहे हो तो। लास्ट मैक्सिम ऑफ द डे एंड लास्ट मैक्सिम ऑफ योर सिलेबस, लास्ट मैक्सिम ऑफ योर यूनिट 8 लीगल मैक्सिम। इसी के साथ ही आपकी सारी मैक्सिम कंप्लीट हो जाएंगे और आपके काफी हद तक क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे इसी से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। इवन और भी कोई एग्जाम है, यूजीसी नेट, एआईबी, एलएलएम, सीयूटी, एलएलएम, क्लैट, एलएलएम, कुछ भी आप देना जाओ जिसके अंदर मैक्सिम आती है तो आपको डेफिनेट सी बात है इनमें से दिखेंगी, ठीक है। ओबिजस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, ठीक है। जहां चाहा वहां रहा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वेयर देयर इज ए राइट देयर इज रेमेडी का मतलब क्या है, वेयर देयर इज ए लीगल राइट, जहां पे लीगल राइट वॉयलेट हुआ है, सिंपल सी बात है। बोलते हैं ना भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा रास्ता भी खोला होगा, ठीक है। वेयर देयर इज ए लीगल राइट इज वॉयलेटेड द लॉ प्रोवाइड्स ए कोरस्पॉन्डिंग रेमेडी और रिलीफ टू द एग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। इसी के साथ ही आपकी सारी मैक्सिम खत्म हो गई है। कोई भी डाउट है कमेंट करके नीचे कमेंट में बढ़िया सा, वीडियो अच्छा लगा है तो बढ़िया कमेंट करो, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो पूरा कमेंट नहीं करना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। बाकी कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि पूरा सीयूटी यूजी का सिलेबस जो हमारे बच्चे अभी शुरुआत में जो बिल्कुल 12th के बाद एलएलबी में आने वाले हैं उनका पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाए, उनको प्रोवाइड किए जाए अच्छे अच्छे लेक्चर्स, तो उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आपका 22 मई को एग्जाम है, उससे पहले मैं लगभग कोशिश करूंगा 10 से 15 तक मई तक आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए यूट्यूब पर ही, ठीक है। आपको कहीं पे भी कोचिंग वोचिंग लेने की नीड ना पड़े। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर नहीं कोचिंग दीजिए, पर्सनली अटेंशन चाहिए हमें, तो भैया संपर्क कर लेना, ये मेरा नंबर है 9350145947, ठीक है। आप व्हाट्सअप कर लेना, या अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तब भी आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अपनी बात बता सकते हो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए, जय हिंद।